दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि जब हम किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी एनबीएफसी में जाते हैं अपने लोन की एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करने होते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट दोस्तों हमें तैयार कर लेने चाहिए ताकि जैसे ही ये बैंक इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी मांगे तुरंत हम उसको दे दें। दोस्तों जो बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और एनबीएफसी हैं, मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूं कि कहां कहां आप अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक तो होते हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं। दोस्तों इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, आप यहां पर भी अपना लोन प्रपोजल, लोन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारे देश में बहुत से फॉरेन बैंक्स भी हैं, आप वहां भी पता कर सकते हैं कि भैया मैं एमएसएमई का एक लोन या स्टार्टअप के लिए एक लोन लेना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे लोन दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा तो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स, इनके अलावा दोस्तों लोकल एरिया बैंक्स भी हैं। दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खोल दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे नाबार्ड है, सिडबी है, ये भी मैं यहां आपको दिखा रहा हूं। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यहां पर भी आप अपना लोन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आप उनकी साइट पर देख सकते हैं कि क्या क्या स्कीम्स उनके पास अवेलेबल है। दोस्तों इसके अलावा आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स भी हैं, वहां पर भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं लोन की। उनसे बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स उनके पास अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको एक क्लास में ये भी बताऊंगा कि बैंक्स की क्या क्या लोन्स की स्कीम्स हैं। दोस्तों इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जी हां एनबीएफसी जो है वहां पर भी आप अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो एनबीएफसी है ये भी डिफरेंट कैटेगरी की होती हैं, जैसे एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। दोस्तों इसके अलावा जो फैक्टरिंग के लिए है, आप अपने जो बिल्स हैं उनको फैक्टर करा सकते हैं, तो कुछ फैक्टरिंग एनबीएफसी भी हैं। दोस्तों एसेट फाइनेंस कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसी जो पीयर टू पीयर हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज हैं। ये मैं आपको यहाँ पर एक लिंक भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कितनी तरह की एनबीएफसी को रजिस्टर्ड किया गया है। दोस्तों आते हैं अपने मेन कंटेंट पर कि जब हम अपना लोन एप्लीकेशन सबमिट करें, अपनी लोन की एक फाइल बनाएं। मैं आपको एक क्लास में दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आप अपने लोन की फाइल कैसे बनाएं, कैसे अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें, कैसे ब्रांच मैनेजर से या बैंक मैनेजर से बात करें, इसके बारे में भी मैं आपसे एक क्लास में बात करूंगा। लेकिन आज दोस्तों बात करते हैं कि जब आप अपने लोन की एप्लीकेशन के लिए डिसाइड कर लें तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों उनको भी तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। दोस्तों फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का मतलब यह है कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट है, एग्जिस्टिंग बिजनेस आप कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस के 3 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां पर लगाइए इस फाइल में जो आप अपना लोन एप्लीकेशन की फाइल तैयार कर रहे हैं। दोस्तों आप कहेंगे कि हमारी तो नई यूनिट है, हमने तो अभी बिजनेस अभी शुरू नहीं किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये डॉक्यूमेंट बताने से पहले कि जो भी डॉक्यूमेंट आपसे रिलेटेड हो, आपके पास अवेलेबल हो, यानी जो रिलेटेड है वो ही डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। जहां आपको लगे कि ये तो मुझे एप्लीकेबल नहीं है, वो डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना है। तो दोस्तों एक तो आपको मैंने पहले बताया कि आप अपने 3 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा दीजिए अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूनिट है और 3 साल या 3 साल से ज्यादा से आप अपना ये बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप 1 साल से कर रहे हैं तो 1 साल की लगाइए, 2 साल से कर रहे हैं 2 साल की, और 10 साल से कर रहे हैं
तो बस 3 साल की लगा दीजिए, काफी है। दोस्तों आप अगर ऑडिट कराते हैं, आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट है तो ऑडिटेड लगाइए। आपका अगर टर्नओवर कम है, ऑडिट नहीं होता है, तो आप अनऑडिटेड लगाइए। दोस्तों इसके अलावा ये जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, इसमें एक और डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि अगर आपकी कोई ग्रुप कंपनी, कोई एसोसिएट कंपनी है, यानी अगर आप पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटरशिप में, प्राइवेट लिमिटेड में, ओपीसी में, जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप काम कर रहे हैं, आपकी इस कंपनी फर्म में जो पार्टनर या डायरेक्टर्स हैं, अगर वो किसी दूसरी फर्म, किसी दूसरी कंपनी, किसी दूसरी एलएलपी, किसी भी और तरह के बिजनेस में कहीं भी इन्वॉल्व है, तो वो एसोसिएट या ग्रुप कंपनीज हैं, आप वहां भी 3 साल की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट लगा दीजिए अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। क्योंकि दोस्तों आपको दिखाना है कि भैया मैं इस बिजनेस में तो काम ठीक कर ही रहा हूं या काम आगे ठीक करूंगा, लेकिन जो मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, देखिए कोई मैं दूसरा कर रहा था, वो भी मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, वहां पर भी मैंने अगर कोई लोन ले रखा है तो उसको टाइमली पे किया है, जो मेरी टर्नओवर है वो बढ़ रही है, मैं किसी तरह का कोई डिफॉल्ट करने का जो मेरी ह्यूमन नेचर है वो नहीं है। दोस्तों इसके बाद आपको लगाने हैं कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब यह है कि अगर आप प्रोप्राइटर हैं तब तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि आपके पास केवल अपना एक पेन होता है जो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट में आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आप पार्टनरशिप डीड लगाइए, फर्म का रजिस्ट्रेशन लगाइए। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगाइए। एलएलपी है तो एलएलपी एग्रीमेंट और एलएलपी का रजिस्ट्रेशन लगाइए। यानी जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, उसके जो आपके पास डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप लगा दीजिए यहां पर। दोस्तों आपकी जैसे पार्टनरशिप डीड है तो डीड और फर्म का रजिस्ट्रेशन। आप अगर सोसाइटी में काम कर रहे हैं, ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, तो दोस्तों कोई ट्रस्ट डीड है, कोई बायलॉज हैं, उनका सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यानी जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप कर रहे हैं काम, उसका जो आपके पास डॉक्यूमेंट है और उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप लगा दीजिए। दोस्तों यहां इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट के अंदर आप लगाइए, जो आप अगर कंपनी है तो आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट आप लगा दीजिएगा, और साथ में अगर कुछ चेंजेज हुए हों पिछले 1 या 2 साल में तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ फॉर्म जो होते हैं, जो आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास सबमिट करते हैं, उनकी कॉपीज भी लगा दीजिएगा। दोस्तों जैसे अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आप अगर कोई चेंज हुआ है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन डीड होगी आपकी, वो लगा दीजिए। अगर एलएलपी में कोई चेंज हुआ है तो आपका कोई एलएलपी एग्रीमेंट चेंज हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, उसकी भी कॉपी आप लगा दीजिएगा। सोसाइटी है अगर आपकी तो आप एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट यहां पर लगा दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपकी कंपनी है तो आप लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स भी दे दीजिएगा, क्योंकि बैंक देखना चाहते हैं कि जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने मेजरली इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, वो कौन लोग हैं। दोस्तों जो तीसरी कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्स की, वो है आपके टैक्स डॉक्यूमेंट। या दोस्तों अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी या एग्जिस्टिंग फर्म है, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और 3 साल से ज्यादा चल रहा है, तो आप अपने बिजनेस के 3 साल के इनकम टैक्स की रिटर्न्स की कॉपी यहां लगाइए, और अगर आपका असेसमेंट भी हो गया है तो उस असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी भी आप दोस्तों यहां पर लगा दीजिए। दोस्तों अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, तब यहां इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों जो पार्टनर या डायरेक्टर्स, ये जो प्रमोटर्स हैं आपके एंटरप्राइज के, उनकी 3 साल की रिटर्न्स और उनके असेसमेंट ऑर्डर भी यहां पर आप लगा दीजिएगा इस कैटेगरी के अंदर, जिसको हम बोल रहे हैं टैक्स डॉक्यूमेंट। दोस्तों इसके अलावा आपको लगाना है, अगर आपकी जैसे मैंने कहा कि कोई एसोसिएट कंसर्न है तो आपको उनकी भी 3 साल के इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपीज और असेसमेंट ऑर्डर की कॉपीज भी यहां पर लगा देनी है। दोस्तों मतलब ये है, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगाने का हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए हम सभी चीजों में रेगुलर हैं, हम समय से अपना टैक्स जमा करते हैं, हम जो टैक्स जमा कर रहे हैं सरकार भी उसको मान रही है और वो असेसमेंट ऑर्डर भी हमको दे रही है ठीक ठीक से। चाहे हमारा अपना बिजनेस हो या हमारी एसोसिएट कंपनी हो या हमारे जो प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स हैं वो हो, हम सभी
एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। इसीलिए जब हम आपसे लोन लेंगे साहब, तो हम उसको भी सही तरह से सही समय पर वापस करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा एक इनडायरेक्ट टैक्स जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी की रिटर्न की कॉपी और जीएसटी का अगर आपका कोई असेसमेंट हुआ है पिछले 3 सालों का, तो उसकी कॉपी भी आप यहां लगा दीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है केवाईसी डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, केवाईसी सबसे पहले बैंक को देखना होता है, चाहे वो आपका करंट अकाउंट खोलें या कोई लोन दे। और ये केवाईसी डॉक्यूमेंट उनको जरूरत होती है दोस्तों आपका सिबिल स्कोर निकालने के लिए भी। दोस्तों, आपके बिजनेस में जितने भी प्रमोटर्स हैं, आप उनका पासपोर्ट, उनका वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं एज केवाईसी डॉक्यूमेंट। दोस्तों, आप इसके अलावा जो प्रमोटर्स डायरेक्टर्स हैं, उन सभी के फोटोग्राफ भी दे दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपका इसी बैंक में अकाउंट है इन प्रमोटर्स का, तब तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो फोटोग्राफ है, अगर वो किसी दूसरे बैंक में अकाउंट रखते हैं, तो वहां से भी इन सभी प्रमोटर डायरेक्टर्स के जो फोटोग्राफ्स हैं वो सर्टिफाई या अटेस्ट करवा कर दिलवा दीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी है बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, यानी आपका जो बैंकिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है दोस्तों, उसके बारे में यहां पर आपको डॉक्यूमेंट देने हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी कोई फैसिलिटी यूज कर रहे हैं किसी दूसरे बैंक से, एनबीएफसी से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आप उनके सैंक्शन लेटर की कॉपी यहां पर लगा दीजिएगा। और दोस्तों, आपकी जो एसोसिएट कंसर्न्स है, आप जो प्रमोटर्स हैं, आपने कोई पर्सनल लोन ले रखे हैं, कोई हाउसिंग लोन, कोई गाड़ी का लोन, या आपकी जो एसोसिएट कंसर्न्स हैं उन्होंने कोई ले रखे हैं लोन, उनके भी सैंक्शन लेटर की कॉपी यहां लगा दीजिएगा। और साथ में दोस्तों 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका अकाउंट इसी बैंक की ब्रांच में नहीं है, यहां पर है, तब लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही देख लेंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक से डील कर रहे हैं, तो आप 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी यहां पर लगा दीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी प्रमोटर्स क्रेडिट वर्थिनेस। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले तो हम यही सुनते थे कि भैया लोन कैसे देना है, तो 3 चीज देखनी है, प्रमोटर्स, प्रमोटर्स और प्रमोटर्स। जी हाँ, यानी प्रमोटर्स का अगर इंटेंशन ठीक है, उनका पास्ट बिहेवियर ठीक है, तो बैंकर्स ये समझते थे कि इनको लोन देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बिजनेस में कभी थोड़ा 19-20 भी हुआ तो ये लोग संभाल लेंगे। तो दोस्तों, प्रमोटर्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में बायोडाटा देना है। बायोडाटा में वैसे तो मैंने आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब हम बना रहे थे वहां पर भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूं कि बायोडाटा में आप हर प्रमोटर का अलग से पेज बनाइए। आप लिखिए कि भैया नाम क्या है, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ के साथ में यहाँ लिख दीजिएगा कि उनका परमानेंट एड्रेस क्या है, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा लिख दीजिएगा, पर्सनल उनकी जो स्ट्रेंथ है, मैनेजरियल स्ट्रेंथ है, टेक्निकल स्ट्रेंथ है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये सभी डिटेल यहाँ दे दीजिए। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप उनकी नेटवर्थ के बारे में बताइए। दोस्तों, नेटवर्थ का मतलब ये होता है कि जो भी प्रमोटर हैं उनकी एसेट्स क्या हैं और उन एसेट्स के अगेंस्ट उनकी लायबिलिटी क्या है। तो दोस्तों, आप ऐसे लिखिए कि एक मकान सिचुएटेड एट एड्रेस, किस एड्रेस पर है, कितना एरिया है उसका, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, दूसरी कोई दुकान है उसका कितना एरिया है, क्या उसका एड्रेस है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो आपके हिसाब से कितनी है। इसी तरह दोस्तों, ये इमूवेबल एसेट्स हो गई। आप लिखिए मूवेबल एसेट्स के बारे में भी, कोई LICs हैं, NSCs हैं, FDR हैं, कहीं शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन सब की डिटेल आप दीजिए। और साथ में दोस्तों, अगर आपने इन एसेट्स के ऊपर या अदरवाइज भी कोई लोन ले रखा है, तो ये जो टोटल एसेट्स का आप टोटल करेंगे उसमें से लायबिलिटीज घटा दीजिए। ये आ गई हर प्रमोटर्स की अलग अलग नेटवर्क। तो दोस्तों, ये आपको जरूर देना है। तो यहाँ ये जो प्रमोटर्स के बारे में आपको बता देना है। दोस्तों, अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं या ऑलरेडी आपका लगा हुआ प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी रनिंग प्रोजेक्ट है,
वहां पर आप बताइए कि जो लैंड है उसका डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास, यानी ओनरशिप कैसे है आपके पास उस जगह की जहां आप कह रहे हैं कि मेरा बिजनेस यहां चलता है या यहां चलेगा। तो दोस्तों आपको कोई टाइटल डीड है, सेल डीड है, लीज डीड है, कोई एग्रीमेंट टू सेल है, अगर आप लगाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस, उनकी कॉपी लगाइए। दोस्तों अगर आपका कोई चेंज ऑफ लैंड यूज है या कोई गवर्नमेंट परमिशन है वो आपने ले रखी है तो वो भी यहाँ पर लगा दीजिएगा। दोस्तों अगर ये रेंटेड प्रीमाइसेस है तो आप रेंट डीड की कॉपी लगा दीजिए। दोस्तों इसके बाद की जो कैटेगरी है, जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वो है बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट। दोस्तों आप यहाँ बिल्डिंग के लिए एक तो अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं बिल्डिंग के ऊपर भी, तो एक आप बिल्डिंग प्लान ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी जो आपके एरिया की है वो आप लगाइए। यहाँ पर आप अपने आर्किटेक्ट से आपने जो एस्टिमेट बनवाया होगा दोस्तों कि कितना पैसा लगेगा बिल्डिंग में आपका इस प्रोजेक्ट के लिए, वो आप आर्किटेक्ट की जो एस्टिमेट है वो भी यहाँ पर लगा दीजिए। और साथ में दोस्तों आप जो आर्किटेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है उनका क्रेडेंशियल भी यहाँ लगा दीजिए कि साहब देखिए मेरे आर्किटेक्ट बहुत ही रिनॉन्ड आर्किटेक्ट है या एस्टेब्लिश्ड आर्किटेक्ट है और ये जो प्राइस जो एस्टिमेट उन्होंने दिया है ये बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी है प्लांट एंड मशीनरी और फिक्स्ड एसेट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ प्लांट मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो आपको दोस्तों कोटेशन लेनी होगी जिनसे भी आप ये प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हैं उन सप्लायर से। दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां सबसे सस्ता माल आपको मिलता है, जहां सबसे सस्ती मशीन मिलती है वही आप खरीदेंगे। आपको क्वालिटी और रेट्स में सिंक्रोनाइजेशन करना है। आपको देखना है कि जो क्वालिटी है वो भी ठीक अच्छी होनी चाहिए और ये डिसाइड करके दोस्तों आप जो परफॉर्मा इनवॉइस है या जो कोटेशन है वो आप लगा दीजिए और साथ में क्रेडेंशियल लगाइए सप्लायर के कि देखिए साहब अगर कल बैंक कहे कि ये तो मशीन महंगी है जी, तो आप बताइए कि वैसे भी एक लेथ मशीन है, हो सकता है मैं लोकल से लूं तो बहुत सस्ती मिल जाए, मैं किसी ब्रांडेड कंपनी की लूं तो बहुत ज्यादा आ जाए उसकी कॉस्ट। इसी तरह हर मशीन में पॉसिबल हो सकता है। तो आप यहाँ जो आपके सप्लायर हैं उनका क्रेडेंशियल भी लगा दीजिए और एक राइट अप लिखिए कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जो एडवांटेज है उस मशीन के और उस सप्लायर के वो क्या है, क्यों आप वो मशीन लेना चाहते हैं और क्यों आपने ये सप्लायर सेलेक्ट किया है। दोस्तों इसके बाद आप एक दूसरा क्राइटेरिया देख लीजिए जो है रजिस्ट्रेशन। दोस्तों मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूं जो आपके लिए एप्लीकेबल हो प्लीज आप वो ही लगाइए, जो एप्लीकेबल नहीं है वो नहीं लगाना, लेकिन जो एप्लीकेबल है उनको छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों अगर आप एक एमएसएमई कैटेगरी में हैं तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन लगाइए। मैंने आपको बता ही दिया है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आप कैसे ले सकते हैं। दोस्तों आपने अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लगाइए। आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट का रजिस्ट्रेशन लगाइए। आपका कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज है तो आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन लगाइए। दोस्तों आजकल कंपनी के केस में तो ये जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है और ईएसआईसी का जो सर्टिफिकेट है ये साथ साथ मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ। तो अगर आपको वो मिल गया है वो लगाइए, नहीं तो आपने अलग से ले रखा है और ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो ये लगा दीजिए। दोस्तों आपका जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से एनओसी या कंसेंट है उसकी कॉपी भी आप यहाँ लगाइए। दोस्तों अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस में अपना बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपने ये आईईसी कोड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दिया होगा, इसकी कॉपी भी लगा दीजिए। दोस्तों अगर आप फूड प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आपने एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन भी लिया होगा, उसकी कॉपी भी लगा दीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पर आपने बिजली अप्लाई की उसका अगर एप्लीकेशन की कॉपी है वो लगा दीजिए। अगर आपका ऑलरेडी लग चुका है, पावर कनेक्शन इंस्टॉल्ड हो चुका है तो उसकी कॉपी लगा दीजिएगा। आप कोई जो लेटेस्ट बिल है अगर आपका आ रहा है पावर का तो उसकी कॉपी भी आप यहाँ पर लगा दीजिए। दोस्तों और इसके अलावा कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस हो जो आपके पर्टिकुलर बिजनेस में एप्लीकेबल हो तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था ये पिछली क्लास में कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की पूरी कॉपी लगा दीजिएगा। आप दोस्तों यहाँ पर बताइए कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग, अगर आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रही है तो आपके जो की मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्टाफ है उनके बारे में और उनका छोटा ब्रीफ बायोडाटा भी आप लगा सकते हैं। मार्केटिंग के ऊपर भी आप दोस्तों एक डिटेल्ड में नोट लिख सकते हैं।
दोस्तों इसके अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट, ये जबकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक पार्ट है, पर ये भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि ये भी आप डिटेल्ड में भी लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कोई कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं, यानी आपका जो लोन है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, आप समझते हैं कि बैंक आपसे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी मांग सकता है और आपके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी अवेलेबल है, तो उसकी सेल डीड की कॉपी, लीज डीड की कॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, एफडीआर है, जो भी आप देना चाहते हैं दोस्तों, वो कोलेटरल सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर एनक्लोज करिए। और दोस्तों अगर आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट है तो आपके जो एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी है उनकी भी डिटेल आप दीजिए कि क्या मशीन का नाम है, कौन उनके सप्लायर थे, क्या उसकी प्राइस है, ये भी आप दे दीजिए इस अपने लोन एप्लीकेशन के साथ में। दोस्तों इसके अलावा अगर आपने कोई कोलैबोरेशन एग्रीमेंट कर रखा है, कोई और अप्रूवल है आरबीआई से या गवर्नमेंट से, तो वो भी आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। दोस्तों अगर कोई टेक्नोलॉजी है, कोई आपके टेक्निकल कंसल्टेंट है, तो उसकी कॉपी भी आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो दोस्तों ये हुआ एक ब्रीफ में और डिटेल्ड में, आप जैसा भी समझ लें, मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं अपनी लोन एप्लीकेशन के साथ में। दोस्तों मैं आपको बताऊं एक बात और, कि जो भी इंस्टीट्यूशन या जिस भी बैंक के पास आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर एक एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्म को भी पूरी तरह से भरिए। और दोस्तों एक टिप आपको और देता हूं मैं, कि जब भी ये डॉक्यूमेंट की आप फाइल बनाएं तो इनकी 3 कॉपीज बनाइए। ये मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा दोस्तों एक और क्लास में, लेकिन मैं अभी जब यहां बता रहा हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो आप इनकी प्लीज 3 फोटो कॉपी तो जरूर कराइए और साथ में डिजिटल फॉर्म में भी अपने कंप्यूटर में इनको सेव करके रखिएगा, ताकि कभी भी आपसे अगर मांगा जाए कोई डॉक्यूमेंट तो आप तुरंत उसको निकाल के दे सकें। 3 कॉपी से मेरा मतलब दोस्तों ये है कि जब आप बैंक में अप्लाई करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो सैंक्शन की पावर है वो ब्रांच मैनेजर की नहीं होती, उनको जो प्रपोजल है वो अपनी हायर अथॉरिटीज को भेजना होता है। तब वो आपसे कहते हैं कि भैया 1 कॉपी और दे दो क्योंकि मुझे अपने रीजनल ऑफिस, जनरल ऑफिस भेजना है। तब आप कहेंगे अच्छा लाइए मुझे कॉपी दीजिए जो मैंने आपको दी थी फाइल में, इसमें से फोटो कॉपी करा देता हूँ। जी नहीं दोस्तों, आप कहिए लीजिए साहब, तुरंत हाजिर है दूसरी कॉपी भी। और एक कॉपी जो तीसरी कॉपी रही दोस्तों पूरी फाइल की, वो आपकी ऑफिस कॉपी है। यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप दें बैंक इंस्टीट्यूशन को, उसकी एक कॉपी दोस्तों हमेशा अपने पास रखिए। और इसके बाद दोस्तों जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो आपके और बैंक के बीच में, एक कॉपी जरूर अपने पास रखिएगा, इसी फाइल में लगाते रहिए उसको, ताकि बाद में कभी भी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हो तो आप देख लें कि पहले आपने किस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया था। और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट दे चुके हो और बैंक कहे कि आपने नहीं दिया, तो आप दे तो दीजिए उनको दोबारा भी, लेकिन साथ में बड़े पोलाइटली कह दीजिए कि साहब वैसे मैंने इस तारीख को आपको ये डॉक्यूमेंट दे दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको ये दोबारा दे दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास तो हर डॉक्यूमेंट इजीली अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, अगली क्लास में हम मिलेंगे। मैं समझता हूं कि आज जो मैंने आपको बताया यहाँ इस क्लास में आपने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।